Okay, let's start with question number 23, which is there on page number 177. Case study digest का है ये, which is on target costing. Yeah, this question was asked in November 18 का examination, तब ये पूछा गया था, which was asked for 20 marks. So बस मैं आपको एक bifurcation बता देता हूँ. 20 marks में allocation कैसा था. So मैं ये आपके सामने paper रख देता हूँ. See, this is the paper. This is the paper of you can over here. नवंबर 18 में ये पूछा गया था. सेम क्वेश्चन यू कैन सी द नेम वॉज चेंज, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 2 था. ओके, एंड अगर आप मार्क्स देखोगे तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वॉज फॉर 14 मार्क्स, देन 4 मार्क्स एंड देन 2 मार्क्स. ओके, 14 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स. अब यहाँ पर आते हैं इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन. या सो आई कैन सी दैट हियर अगर मैं अलोकेशन बोलूँ तो फर्स्ट विल बी 14 मार्क्स, then 4 marks and then 2 marks. So you have the idea. Okay, now let us read. You can see this, it is on target costing. Let's read the question now. Okay, even before we start with the solution, always remember, as and when we read the question, we always make the summary while we read the question. Okay, now, and if you want to download the notes, link will be given in the description, handwritten notes के लिए. Okay, start करते हैं. NEC Limited forms a committee consisting, let's read question number 23. NEC Limited forms a committee consisting of its production, marketing and finance directors to prepare a budget for the next year. It means you need to understand साल शुरू होने वाला है, उसके पहले दिन हम बात कर रहे हैं. ऑन वेरी फर्स्ट डे वी आर देयर एंड एक मीटिंग बुलाई गई है प्रोडक्शन वाले की, मार्केटिंग वाले की और फाइनेंस डायरेक्टर वाले की. ओके, मार्केटिंग वाला क्या बताएगा? मार्केटिंग वाला विल टेल द सेल्स कितना होगा करके, प्रोडक्शन वाला विल टेल द प्रोडक्शन के लिए मेरा खर्चा कितना होगा, और फाइनेंस कितना अरेंजमेंट वगैरह करना है. तो इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई है कब? फर्स्ट डे पे, बजट बनाने के लिए. फर्स्ट डे पे वी हैव कॉल्ड द मीटिंग. लेट्स रीड द क्वेश्चन अहेड, क्या क्या दिया गया है. सेलिंग प्राइस इज गिवन. ये ड्राफ्ट बजट है जो फर्स्ट डे पे बनाया है, नॉट अ फाइनलाइज्ड, ड्राफ्ट बजट है. वी आर थिंकिंग दैट एक सेलिंग प्राइस अपना जो प्रोडक्ट है उसका 50 रुपीज रहेगा, ये मार्केटिंग वाला बता देगा. देन इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर विल सी दैट सर मटीरियल है ना 9 रुपीज का लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगा 9 रुपीज का. It is per unit, right? I always have a habit as and when I read the question, I make the summary. This is the rough work, not a solution. आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है. Okay, this is the summary. Okay, when I read the question, I will write like this. सबसे पहले प्रोडक्ट की हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? It is 50 रुपीज़ माइनस, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, वेरिएबल कॉस्ट में दो है, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है आपका डायरेक्ट लेबर. आई वुड प्रेफरेबली से अगर आप भी मेरे साथ लिखो तो, इफ़ यू गाइज हैव द टाइम, देन 9, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 एंड 9 इज माई वेरिएबल कॉस्ट, राइट? कौन सा? मटेरियल का कॉस्ट एंड लेबर का कॉस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन अगर आप आगे पढ़ोगे तो यू कैन सी दैट वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो गिवन. सर कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड? ऑब्वियसली आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड. वेरी सिंपल. देखो, अगर हमारी फैक्ट्री है, अगर ये हमारी फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री के अंदर काम होगा, प्रोडक्शन विल हैपन. सो प्रोडक्शन विल हैपन, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा जो इनपुट होगा और यहाँ से फिनिश गुड्स बाहर आएगा. क्या आपको इतना समझ में आता है? यस, रॉ मटेरियल विल गो इन एंड द फिनिश गुड्स विल कम आउट करके. नाउ यहाँ पे देयर इज अ मशीन. सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल का खर्चा होगा. यस, यानी रॉ मटेरियल को इनपुट करने के लिए किसका खर्चा होगा? लेबर का. ये तो हमारी बात हो गई. लेकिन व्हेन द वर्कर इज रनिंग द मशीनरी, ही इज वर्किंग ऑन मशीनरी, ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम पावर. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा. नाउ अज्यूम दैट लेट अस से दैट वर्कर इज टेकिंग 1 आवर. वर्कर अगर 1 घंटा काम करता है मशीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली मशीन भी 1 घंटे के लिए काम करेगा. तो अगर मैं बोलता हूं मशीन 1 घंटा काम करता है तो 10 रुपए का बिल आता है एट द रेट ऑफ ₹10. द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेट वी यूज्ड कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कंज्यूम करते हैं, पावर कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, उसका 10 रुपया लगता है. अच्छा, और लेबर को हम लोग देते हैं लेट अस से 15 रुपीज करके. तो रिमेंबर 15 रुपीज लेबर का कॉस्ट है और लेट अस से दैट 10 रुपीज ये पावर का कॉस्ट है. तो जब जब मशीनरी 1 घंटे के लिए काम करेगा, लेबर को 15 रुपया देना पड़ेगा और पावर का अपना 10 रुपया लगता है करके. दैट इज अ वेरिएबल ओवरहेड, 10 रुपीज पावर कंजम्पशन. आई होप दैट बेसिक थिंग इज क्लियर, जो मैं समझाना चाहता था. अब क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कितना है आपका वेरिएबल ओवरहेड. इट इज गिवन एज 6. यू कैन सी दैट इट इज गिवन एज 6. लिख लेते हैं 6. सर डू आई हैव द बाइफिकेशन कि ये 6 कैसे आता है? यस, यू हैव द बाइफिकेशन. अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा दैट इज 3 into 2. 3 into 2 बोले तो वर्कर विल वर्क फॉर 3 hours.
एंड द रेट इज 2 रुपीज। जब जब वर्कर 1 घंटा काम करता है 2 रुपये का बिल आता है पर आवर का। तो यू अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स वर्कर इज वर्किंग फॉर 3 आवर्स, राइट? वर्कर इज वर्किंग फॉर 3 आवर्स, स्टिल मुझे उसको 9 रुपया देना पड़ रहा है। कैन यू गेस, कैन यू कैलकुलेट द रेट पर आवर? यस, 3 रुपया काम करके 9 रुपया देना पड़ रहा है 3 आवर्स काम करके। तो रेट पर आवर विल बी 3 रुपीज ओनली। 3 into 3 दैट बिकम्स 9। दैट वाज वन हिडन एडजस्टमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना था। अब वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्वाइट इजी। ओके, नाउ other than this, is there any other cost? No. You can see that there is a contribution per unit. What they have calculated is contribution per unit, which is 26. Chalo, let us calculate that. So if I calculate that, what is my contribution per unit? So let us just subtract these things. 50 minus 9 minus 9 minus 6. Here you go. It is 26 per unit. एक यूनिट बेचेगा 26 रुपीज का contribution होगा बिजनेस में, ठीक है? बजटेड सेल्स क्वांटिटी, यू गाइज आर थिंकिंग दैट यू विल सेल 25,000। ये कौन सा बजट है सर? ये ड्राफ्ट बजट है, नॉट अ फाइनलाइज्ड। ऑन वेरी फर्स्ट डे हम सोच रहे हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए करके। अच्छा, तो मार्केटिंग वाला बोलता है आई विल सेल 25,000 यूनिट्स। ओके, दिस इज सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। ओके, अकॉर्डिंगली अगर एक यूनिट से 26 रुपीज अपने बिजनेस में आता है, तो इफ यू सेल 25,000 यूनिट्स, कितना रुपया बिजनेस में आएगा? 26 into 25,000 बोले तो 6,50,000 रुपया। दिस विल बी योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, एक यूनिट से 26 रुपीज मिलता है, 25,000 यूनिट से 6,50,000 मिलेगा, ठीक है? ये बैंक में आ जाएगा। नाउ ये समझो ये बैंक में पैसा आ गया 6,50,000। नाउ यू विल हैव टू पे वन कॉस्ट। कौन सा सर? फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में कितना फिक्स्ड कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। Once you pay all of your fixed cost, you get a profit. चलो देखते हैं। क्वेश्चन देखोगे तो you will understand that contribution is 6,50,000. Here we go. ठीक है, that is given. And budgeted fixed cost, you are thinking that you will incur 5 lakh rupees. आपका रेंट, सुपरवाइजर का सैलरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, whatever it is, total fixed cost will be 5 lakh rupees. Okay. So it is easily said that you will earn 1,50,000 rupees. ओके, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था बट स्टिल आई रोट दैट स्टेटमेंट, वो मेरे को थोड़ा इजी लगता है इफ आई मेक माई समरी। ओके, तो यहां तक की बात ठीक थी। अब मेरे को बताओ, मीटिंग बुलाई गई है, ये बजट ड्राफ्ट हो गया है। अब ये ड्राफ्ट बजट, ये फाइनलाइज नहीं है। तो अभी जो ओनर होता है, सीईओ होता है, ही विल ऑलवेज ट्राई टू से कि स्ट्रेच द बजट। ही विल से इतना प्रॉफिट हमें ज्यादा कमाने का है, 1.5 लाख नहीं चाहिए, ज्यादा कमाने का है, तो हर एक को वो टारगेट बढ़ा देगा। देखो आप रीड करोगे, यू विल अंडरस्टैंड the management is not happy with the budgeted profit, 1.5 lakh का profit, not happy as it is almost equal to the previous year profit। पिछले साल भी 1.5 लाख कमाया था, इस साल भी 1.5 लाख कमाएंगे तो क्या फायदा है करके? कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए भाई। एक साल आगे बढ़ते हो, सैलरी आगे, तुम्हारी सैलरी प्रमोशन तुम एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है भाई। कंपनी भी चाहता है ऐसा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। अभी 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन कंपनी देखो क्या चाहता है। therefore it asks the committee to prepare a budget to earn at least 3 lakh rupees. Budget is prepared for 1,50,000 we can earn करके, but बजट 1.5 लाख का नहीं बनाने का। बजट में ऐसा करो कि 3 लाख का प्रॉफिट दिखना चाहिए। कितना? 3 लाख का प्रॉफिट। एक काम करते हैं। नाउ देयर आर चेंजेस। सी देयर इज वन कॉलम, दिस इज समथिंग ड्राफ्ट बजट। सी दिस इज ड्राफ्ट budget. We will prepare final budget over here. Final budget will come. और अगर कुछ चेंजेस है तो मैं उसको यहाँ पे बता दूंगा ड्राफ्ट और फाइनल के। इफ देर आर सम चेंजेस दैट वी नीड टू मेक, आई विल मेक लाइक दिस। दिस इज समरी, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा ही टाइम लगता है वो, बट हो जाता है। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन अहेड। क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलता है यू वांट टू अर्न 3 लाख का प्रॉफिट। सो वन थिंग इज दिस, यू कैन अर्न 3 लाख का प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 1,50,000 का प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू अचीव दिस टारगेट प्रॉफिट, कंपनी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशंस। 3 लाख का प्रॉफिट करना है जहां पे 1.5 लाख का था, तो व्हाट आर द सजेशंस सर? द यूनिट सेलिंग प्राइस शुड बी रेज टू 55। जहां पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है सर? हमारी सेलिंग प्राइस है 50। बोलता है प्राइस बढ़ा दो। मार्केटिंग मैनेजर को बोला जाएगा 50 में नहीं बेचने का। सेल्स मैनेजर को बोलेंगे यू हैव टू सेल इट फॉर 55 करके। दैट इज द फाइनल। 5 रुपया बढ़ा दिया अगर मैं बोलने जाऊं तो। चेंजेस, ओके, फाइनलाइज्ड बजट में, ठीक है, 5 रुपया बढ़ा दिया।
द सेल्स वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज बाय, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दो, ऊपर से ये भी बोला गया है दैट यू हैव टू सेल 5000 यूनिट्स मोर. अच्छा, you can read that the sales volume should be increased by 5000 units. तो it means आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पे पहले 25,000 यूनिट्स बिक रहा था, now you will have to sell 30,000 units. Yes sir, there is no problem, I can understand this. Yes, you just have to understand this कि जहाँ पे पहले 25,000 बेच रहे थे, 5,000 ज़्यादा करोगे तो that will be 30,000. अच्छा, now you just need to think that अगर आप सेलिंग प्राइस भी बढ़ाने बोल रहे हो सामने वाले को और आप बोलते हो कि क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस, स्टिल यू फील दैट क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. या क्वेश्चन में आगे दिया रहेगा उसके लिए. To attain the above said increase in sales, company should spend 40,000 for advertising. Obviously sales ज़्यादा करना है, selling price भी ज़्यादा रखना है आपको, तो advertisement करना पड़ेगा 40,000 का. You can see that 40,000. अब आप सोचो ये 40,000 लमसम अमाउंट है क्या? एक यूनिट का है क्या? नहीं, it is a lump sum amount. You can see that 40,000 is a lump sum amount. It means it is which cost? Fixed cost sir. 40,000 का एडवर्टीजमेंट. It means I can say over here, even जो आपका पहले 5 लाख रुपए का खर्चा था, it will increase by 40,000. What? As a advertisement cost. This will be your advertisement cost. तो ये बढ़ जाएगा. Okay, चलो आगे पढ़ते हैं. The production time, if you read, आगे लिखा है the production time per unit should be reduced. प्रोडक्शन टाइम शुड बी रिड्यूस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंटली एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है. 6 घंटा नहीं बोलने का, अंडरस्टैंड, नॉट 6 आवर्स, 3 आवर्स. वर्कर 3 घंटा काम करता है तो उसको 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट होता है, 1 आवर का 3 रुपीज. और वर्कर जब 3 घंटा काम कर रहा है तो मशीन चलता है वो 3 घंटा, तब वो बिल आता है, तो 1 घंटे का 2 रुपया. इफ वर्कर इज वर्किंग फॉर 1 आवर, 2 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा. क्या चीज़ें क्लियर होती है क्या तुम लोगों को? या इट इज़ क्लियर. 3 आवर्स अगर वर्कर काम करेगा तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आएगा. नाउ मेगा बोलता है करंटली वी आर टेकिंग 3 आवर्स, इट शुड बी रिड्यूस. तो यहाँ पे मैं एक बस लिख देता हूँ 3 आवर्स शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो ये 3 आवर्स में क्या आना चाहिए? कुछ तो कम होना चाहिए. मतलब वर्कर्स शुड कंप्लीट द प्रोडक्ट इन लेस देन 3 आवर्स. 3 घंटे से जल्दी में बना देना चाहिए, मे बी लेस देन 3 आवर्स में बनना चाहिए. कितना वो भी पता नहीं है, बट लेस देन 3 आवर्स में बनना चाहिए करके. ठीक है, अब मुझे बताओ अगर वर्कर को जल्दी काम करने बोलोगे तो उनके अंदर मोटिवेशन आना चाहिए, तो उनको क्या देना पड़ेगा? बोनस देना पड़ेगा कि ये लो बोनस बट जल्दी काम करो करके. ठीक है, तो देखते हैं. टू win the acceptance of the worker in this regard, hourly rate should be increased by 3 rupees besides an annual group bonus of 30,000. वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि आप 3 घंटे का काम उससे भी जल्दी कर दो, 2 बेनिफिट दिए जाएंगे. पहला यू गोना पे हिम 3 रुपीज एक्स्ट्रा. जो भी करंटली रेट पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय 3 रुपीज, इंक्रीज बाय. जितना भी आप करंटली पे कर रहे हो उससे 3 रुपया ज्यादा दे दो वर्कर को, तो आप वर्कर को ज्यादा दे दो. ठीक है, करंटली कितना पे कर रहे हो? 6 रुपीज. सो नाउ द रेट विल बी +3. मतलब पहले 3 रुपया दिया जा रहा था, अब वो और 3 रुपए से बढ़ जाएगा. मतलब करंट रेट विल बी 6 रुपीज पर आवर मल्टीप्लाइड बाय आवर्स करना पड़ेगा. देखो यहां पे अगर मैं बोलूं तो आंसर लाने के लिए दैट विल बी नंबर ऑफ आवर्स मुझे पता नहीं है, लेट अस अज्यूम दैट x मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज हो जाएगा. आई डोंट नो कितने आवर्स लगेंगे, 3 घंटे से कम लगेंगे, कितने वो पता नहीं है, तो उसको मैंने x मान लिया. मल्टीप्लाइड बाय 6. क्यों? 3 रुपया पहले पे हो रहा था, अभी और 3 रुपया ज्यादा इंक्रीज करके देना है वर्कर को. देयर इज वन मोर थिंग व्हिच वी गोना पे देम बोनस आल्सो. यू कैन सी 30,000 का बोनस एनुअल बोनस है. यू कैन सी दैट द बोनस इज एनुअल बोनस. ग्रुप बोनस ऑफ 30,000, एनुअल ग्रुप बोनस. सर ग्रुप बोनस है 1 साल का है, मतलब फिक्स है कितना? 30,000. तो अगेन ये भी मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो आई कैन कम हियर एंड आई कैन ऐड हियर फिक्स कॉस्ट में 30,000 विच इज बोनस करके. राइट, सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर. तो मैंने चेंजेस रिकॉर्ड कर लिए. नाउ देयर इज नो चेंज इन टर्म्स ऑफ इन द अमाउंट ऑफ एंड रेट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस. दूसरी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ है. मतलब कहां पे चेंज नहीं हुआ है? जहां पे ये पहले 9 रुपीज था, अभी भी वो 9 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा.
अच्छा लेबर वाला चेंज बोल दिया था, ओवरहेड में चेंज नहीं बोला है, तो पहले कितना रुपया पर आवर का था 2 रुपीज, तो अभी भी कितना रहेगा 2 ही रहेगा। नंबर ऑफ आवर्स मुझे नहीं पता, अगर मैं x मान लेता हूं, जितने भी आवर्स काम करोगे 1 यूनिट के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करके, अगेन दैट विल नॉट चेंज। अच्छा और कहीं पे कोई कॉस्ट था ही नहीं, और सारों चीजों की फिक्स कॉस्ट की बात कर ली उन्होंने, ठीक है। नाउ द कंपनी हैज अ सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, ये एक पॉइंट उन्होंने बोल दिया कि हम पहले कितना बना रहे थे, 25,000 बना रहे थे, नाउ वी विल इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एंड वी हैव दैट मच कैपेसिटी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ as the implementation of the above proposal needs acceptance of the workforce to increase the speed of the work, increase the speed अभी अभी अपनी बात हुई, अपने को टाइम को क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर अपने को टाइम को कम करने का है, जहां पे पहले 3 घंटा लग रहा था उससे कम करना है, तो मैंने x मान लिया कि इतना टाइम लगेगा। ओके आगे पढ़ते हैं। एंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन पर यूनिट द बोर्ड वांट्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन पर यूनिट प्रोडक्शन टाइम। तो मान लो पहले वर्कर को 3 घंटा लग रहा था और अभी वर्कर को 2 घंटे में वो काम कर लेगा, तो एक्सटेंट इज 1 घंटे से आपने रिडक्शन किया है, जहां पे पहले 3 घंटे में काम हो रहा था अभी 2 घंटे में होता है, तो रिडक्शन इज 1 आवर। ओके तो ये हमको ये पता नहीं है ये अभी कितने में काम होता है, उसको मैं x मान सकता है। देखते हैं आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, पहला पार्ट वाज आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स, कैन यू बिलीव दैट, पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स एंड देन थर्ड क्वेश्चन वाज फॉर 2 मार्क्स करके। ओके फर्स्ट माय एंटायर फोकस, आई विल नॉट रीड द सेकंड एंड थर्ड पार्ट, पहले ही पार्ट पे फोकस करते हैं, इसको बोला जाएगा फर्स्ट पार्ट इज अ फाइनेंशियल पार्ट, पहला वाला पार्ट फाइनेंशियल है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज नॉन फाइनेंशियल, जहां पे वैल्यूज की बात नहीं होगी, आपके सजेशंस की वगैरह बात होगी। तो फाइनेंशियल पार्ट जो कैलकुलेशन वाला है विच इज योर फेवरेट पार्ट, दैट वाज आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स, लेट अस रीड दैट पार्ट। क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन पर यूनिट एंड टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट, दो चीजें पूछी है, टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट मतलब कितने आवर्स में काम होना चाहिए, पहले 3 घंटे में हो रहा था, और दूसरा कितने से टाइम कम हो गया, टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट। ओके इट मींस दे आर आस्किंग फॉर दिस, पहले अभी कितने आवर्स में काम होना चाहिए एंड कितने से वो रिडक्शन हुआ है करके, एज सिंपल एज दैट। चलो निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। दैट एंटायर समरी इज देयर विथ मी, आई डोंट हैव टू रिफर द क्वेश्चन अगेन, व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन आई जस्ट मेड द समरी इवन दो इट टुक सम टाइम, बट अभी अपने को एकदम चीजें क्लियर है करके। अच्छा now this was the summary, it is not required to be written in the examination. Now we will start with our solution part. अगर हम solution को देखते हैं तो सिंपल है, एक काम करेंगे, मुझे क्या चाहिए मालूम है, सबसे पहले ये चीज चाहिए। क्यों सर, मुझे x निकालना है तो मुझे पहले यहां तक पहुंचना है, तो देखो अब मैं क्या करेगा, आई कैन गो रिवर्स, देखो मैं क्या करेगा, यहां पे फर्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट target production time per unit and time to be reduced per unit. Okay, so target production time per unit, चलो हम हेडिंग दे देते हैं solution statement showing target production time, कितने आवर्स में काम होना चाहिए, target production टाइम पर यूनिट, तो कितना टारगेट है, पहले 3 घंटे में बन रहा था, अभी कितने आवर्स में बनेगा। तो एक सिंपल है, यू कैन गिव द हेडिंग नाउ पर्टिकुलर्स, देन यू कैन राइट ओवर हियर अमाउंट और टोटल, सिंपल है, दिस इज द फेयर सोल्यूशन, रफ ऊपर बनाया गया था। अब मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स जाते हैं मतलब यू हैव द प्रॉफिट, यू हैव योर फिक्स कॉस्ट, अगर आप ये दोनों को रिवर्स जाके ऐड करोगे, इफ यू ऐड दीज टू व्हाट यू विल गेट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, इफ यू गो रिवर्स। तो चलो ऐड करते हैं, पहले प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, तो टारगेट 3 लाख रुपए का अपने को भी प्रॉफिट कमाने का, यू कैन सी दैट वाज देयर इन द क्वेश्चन, सी हियर इट वाज गिवन कि 3 लाख रुपए का अपने को प्रॉफिट कमाने का है, ठीक है। सो आई कैन राइट बजटेड प्रॉफिट or proposed profit, you can say budgeted profit, company wants to earn 3 lakh का profit, add fixed cost।
अगर आप फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो कौन से फिक्स कॉस्ट अभी हो गए, पहले 5 लाख रुपया ही हो रहा था, नाउ देयर विल बी वन एडवर्टीजमेंट, प्रपोज्ड एडवर्टीजमेंट एंड प्रपोज्ड बोनस करके यू कैन से, और बजटेड, वॉट एवर वर्ड यू राइट। सो या तो आप डायरेक्टली लिख भी दो तो भी ठीक है। और फिक्स कॉस्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आएगी, तो अदर फिक्स कॉस्ट जो अपने को पहले से पता है 5 लाख रुपया, देन यू कैन से एडवर्टीजमेंट, देन बोनस विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय, एनुअल बोनस। तो ठीक है, अपना पहले कॉस्ट कितना था 5 लाख रुपीज, देन हियर यू गो योर एडवर्टीजमेंट इज 40,000 एंड हियर यू गो इट इज 30,000। अच्छा, इन चीज़ों को अगर आप ऐड कर देते हो तो व्हाट यू गेट इज योर कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। So what will be your total contribution? 3 lakh plus 5 lakh plus 40,000 plus 30,000, बोले तो 8,70,000. So this will be 8,70,000. This will be your contribution, right? Okay. हमने क्या किया है, हमने सिंपल है, हमने ये और ये दोनों को ऐड किया है, टोटल कंट्रीब्यूशन मिला है। अभी आपको समझता है, अगर मुझे 26 वाला आंसर निकालना है तो व्हाट आई विल डू, ये मल्टीप्लाई है ना, आप रिवर्स जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल सी दैट 6,50,000 रुपया मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिलता है 25,000 यूनिट के लिए। तो इफ यू डिवाइड 6,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 6,50,000 इंटू है ना, तो रिवर्स जा रहे हो तो डिवाइड कर दो, प्लस का माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 25,000 यू गेट 26। दैट इज व्हाट आई नीड टू डू। माय टोटल कंट्रीब्यूशन इज दिस मच डिवाइडेड बाय सेल्स क्वांटिटी, प्रपोज्ड सेल्स क्वांटिटी और सेल्स यूनिट्स। नाउ आई एम गोइंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स, इंस्टेड ऑफ 25,000 आई कैन से I am going to sell 25,000 plus 5,000, so divided by 30,000 units. Yes sir. So you are going to sell 30,000 units. Now you get your contribution per unit. आपको क्या मिल जाएगा, आपका contribution per unit मिल जाएगा। Okay, that is just calculate 8,70,000 divided by 30,000, बोले तो 29 सर। अच्छा ठीक है, तो ये वाला चीज़ मुझे मिल गया है 29, यहाँ वाला। You can see this 29 I have got। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अभी सुनना जो मैं बोल रहा है, हम बस रिवर्स स्टेटमेंट बना रहे हैं और कुछ नहीं। I got my contribution per unit, yes sir 29। अब देखो मैं एक चीज़ बोलता है, सिंपल है, ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। Let us say it is 10, let us say it is 6, it is 4। Can I write like this? Selling price minus contribution is equal to variable cost। yes sir, you can very well write like this कि 10 रुपये में से 4 रुपये का contribution है तो 6 रुपये का क्या रहेगा, variable cost, right? तो I am using this equation now, which is this sales minus contribution, you will get variable cost। so what is your selling price? What is your selling price? Your selling price is not 50, now it will be 55। अभी क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा 50 का 55 कर दिया, 50 का 55 कर दिया, राइट? सो हियर आई विल राइट 55। नाउ अभी क्या करने का, सिंपल है। लेट अस से दैट दिस इज A, लेट अस से दैट दिस इज B। नाउ यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, which is simple, I can say A minus B, or I can say 55 was my selling price minus 29 is my contribution। so 55 minus 29 you get 26 rupees as your variable cost। okay, I have used this equation, sales minus contribution, what I have got is variable cost, right? okay sir, यहाँ तक समझ में आता है। now you got your variable cost per unit, yes sir। variable cost किन चीज़ों से बनता है, variable cost में 3 चीज़ें आती है। एक सेकेंड, ये रब हो गया, ओके हाँ फाइन। So I can say that variable cost is consisting of 3 expenses in this question: direct material, direct labor and variable overhead। yes sir, इतना समझ में आता है? yes। okay, काम करते हैं। क्या मुझे इतना पता है मटेरियल कितना रहेगा? हाँ 9 रहेगा सर, उसमें कोई चेंज नहीं है। अदर एक्सपेंसेस वर सेम, ऐसा बोला क्या? रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस वॉज सेम, दैट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसके लिए कुछ नहीं बोला है। लेट मी गिव यू दैट आइडिया, लेट मी रीड दैट। there is no change in the amount of and in the amount and rates of other expenses। तो मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला, so that is will be 9 only। तो let's do one thing, इसमें से मटेरियल का खर्चा माइनस कर देते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट
which is 9. If I subtract this, what I get is labor and overhead cost, labor and variable overhead CPU, मतलब cost per unit. Okay, 26 minus 9 बोले तो 17. नाउ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. मुझे ये पता चल गया है जैसे कि इधर ये कितना था 9 and 6 था, वैसे ये दोनों का टोटल मुझे पता है इधर कितना रहेगा. I know the total of this. Like these two, I know the total of these two. I don't have the bifurcation, but I very well know the total. It is 17 of these two. यहाँ पे जो भी दो expenses है, that is labor and variable overhead. अच्छा, ये काम करता है, मैं आपको एक आइडिया देता है. अभी मेरे को ये पता है वर्कर को पहले 3 रुपया पर आवर का दे रहे थे. There is increase in the rate by 3 rupees. Now we gonna pay him 6 rupees करके per hour. Okay. एंड वेरिएबल रेट के लिए कुछ नहीं बोला था, तो दैट वाज 2 ओनली, वो ऐसे का ऐसा 2 रुपीज ही आएगा. ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर, दिस इज क्लियर. नाउ अब मैं क्या बोलता है, देखो इतना होने के बाद योर लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 17. ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता है जिससे सबको चीजें क्लियर हो जाएगी. ओके, मान लो मुझे ये नहीं पता है, ये नहीं पता है. आई कैन सी दैट टोटल ऑफ दीज टू इज कितना, 9 plus 6 इज नथिंग बट 15 रुपीज. यस, कैन आई सी लाइक दिस, योर लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 15 रुपीज, राइट. ये दोनों का मिला के है. टोटल कितने आवर्स लगते हैं? 3 आवर्स लगते हैं. अगर मुझे ये नहीं पता होता आवर्स, मुझे ये निकालना होता, मैं ऐसा मान सकता था लेट अस से आवर्स आर इज इक्वल टू एक्स, एंड मेरे को दोनों के रेट्स पता है. मान लो रेट्स मुझे दोनों के भी पता है, इसका 3 है और इसका 2 है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 3 and 2. तो आई कुड हैव अज्यूम, लेट अस से वो 3 आवर्स मुझे नहीं पता होता. कैन आई से लाइक दिस, मैंने कुछ ऐसा किया होता. सुनो जरा, यू मस्ट बी अवेयर बट स्टिल, लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. सो 3 आवर्स नहीं पता, लेट अस से x आवर्स लगेंगे, रेट पर आवर इज 3, प्लस x आवर्स लगेंगे इंटू रेट पर आवर इज 2. सो दैट विल बी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 15, 5x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 3. तो अगर मुझे वो नहीं पता होता तो आई कुड हैव कैलकुलेटेड. अगर मेरे पास आवर्स नहीं है ना, तो भी मैं निकाल सकता हूँ वो आवर्स x अज्यूम करके. वही तो इधर करना है. डू आई हैव दिस 15? यस, 15 की जगह पे 17 है. डू आई हैव इस 3? यस, 3 की जगह पे 6 है और ये 2 का 2 ही है. आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस पार्ट. चलो यहाँ पर निकाल देते हैं. सुनना मैं क्या करूँगा, लेट अस अज्यूम नाउ, let's assume hours, या तो यहाँ पे जो हेडिंग let us assume ये वाला जो टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, let us assume टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू x आवर्स. तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें x आवर्स लगेंगे. नाउ इक्वेशन इज सिंपल, लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, दोनों का मिला के. आई हैव द टोटल विच इज 17 रुपीज. नाउ लेबर पर आवर कितना रुपीज, 6 रुपीज पर आवर देंगे. पहले 3 दे रहे थे, लेकिन अभी ओवर टाइम का भी कुछ, अब ओवर टाइम नहीं, मोटिवेशन के लिए अपन पैसा दे रहे, 3 रुपया बढ़ा रहे हैं उनके लिए. नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा उसको, x लगेगा, प्लस नंबर ऑफ आवर्स x, रेट विल रिमेन 2. सो दिस विल बी 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 17 is equal to 8x is equal to 17 and therefore x is equal to 17 upon 8, बोले तो 2.125 आवर्स. सो नाउ जहां पे पहले 3 घंटे में काम खत्म हो रहा था, आपको समझना चाहिए नाउ वेयर द वर्क वाज बीइंग डन इन 3 आवर्स, नाउ दैट वर्क शुड बी डन इन 2.125 आवर्स. ओके, कितने में, 2.125 आवर्स में वो काम खत्म हो जाना चाहिए, जो मैंने बोला था यहाँ पे, ये जो x माना था. क्या दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? यस, इट इज क्लियर, राइट. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट. क्वेश्चन में ये पूछा गया था, यू कैन हैव अ लुक इफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन. So if you read the question, the first part was target production time per unit. So we are keeping a target of 2 point something, which can be seen in the answer also, 2.125. टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट, पहले 3 घंटा लग रहा था, अभी कितना लगेगा, 2.125. तो टाइम टू बी रिड्यूस तो इजीली आ जाएगा, राइट. इट वाज अ स्टेटमेंट शोइंग
टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट. नाउ वी आर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट ओनली. अगर मैं बोलूँ तो वी वर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट में ही हैं. फर्स्ट पार्ट में दिस वाज ए रिक्वायरमेंट नंबर ए. अगर मैं बोलूँ व्हेन द सोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड, दिस इज ए पार्ट. हमने पहले क्या निकाला? टारगेट प्रोडक्शन टाइम. अभी हम क्या निकालेंगे बी पार्ट में? रोमन नंबर 1, जिसका भी दूसरा पार्ट है. दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट. एक सेकेंड वापस पढ़ता हूँ. टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट. यस, टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट. कितने से रिडक्शन हो जाएगा? काफ़ी सिंपल है. आई कैन ईजीली मेक द कैलकुलेशंस. अर्लियर वी यूज टू टेक 3 आवर्स, नाउ वी विल टेक कितना आवर्स ज़रा देखने दो. 2.125 आवर्स. 2.125 आवर्स. 2.125 hours. Yeah, and we can see that in that case 3 minus 2.3 minus 2.125 बोलेगा तो 0.875 आवर्स. दिस इज द टाइम टू बी रिड्यूस. इतने से टाइम अपना रिड्यूस हो गया. पहले 3 घंटा लग रहा था, अभी इट विल बी 2.125 करके. इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर, क्वाइट क्लियर. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक. बातों बातों में अपना पहला पार्ट हो गया, विच वॉज आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स. यू कैन सी हाउ इजी इट वॉज, राइट? नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट विच वॉज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. उसमें देखो क्या पूछा गया था. उसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द अदर प्रॉब्लम्स दैट में अराइज इन प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन टाइम. अब ये बोला गया है आप जो 3 घंटे का काम था वो जल्दी कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे. खाली प्रॉब्लम नहीं बताने का. यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट? यू हैव टू गिव द सोल्यूशन ऑल्सो एंड ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स. तो आपको क्या बताना है? पहले यू नीड टू टेल देम द प्रॉब्लम. क्या क्या प्रॉब्लम है? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स and then you have to give the remedial measures करके. So that is something which you have to think about. and इसके आपके 4 मार्क्स थे, तो आई कैन से 2 मार्क्स प्रॉब्लम बताने के एंड 2 मार्क्स उसके रेमेडियल एक्शंस बताने के, एंड बाद में सूटेबल यहाँ पे 2 मार्क्स है आगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल टेल द प्रॉब्लम. मुझे बताओ जल्दी काम होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. आई विल गिव यू सम टाइम, जस्ट थिंक फॉर 1 minute. आई विल पॉज द वीडियो, जस्ट थिंक, पॉज द वीडियो एंड देन आई विल गिव यू द सोल्यूशन. ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा. अभी मैं आपको बताता हूँ. देखो प्रॉब्लम क्या होगा. इट इज ऑलरेडी प्री रिटन. ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. पहला, व्हाट इज द प्रॉब्लम. जल्दी काम होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? डिजाइनिंग है. अगर मान लो एक प्रोडक्ट का एक डिजाइन था, उसने काम करना चालू किया, जल्दी वो काम कर लेता है. अभी आपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया. इफ देर इज अ न्यू डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, वो अडेप्ट करने में टाइम जाएगा, वो जल्दी काम नहीं होगा. सो वो प्रेशर में रहेगा काम करते टाइम अगर आप उसको जल्दी काम करने बोलोगे. सो डिक्रीज इन प्रोडक्शन टाइम, यूनिट प्रोडक्शन टाइम, जहां पे पहले 3 घंटा था उससे अभी कम में बोल रहे हो, may lead to the unwanted pressure on the design. When you make the design, there will be unwanted pressure on the design and its implementation. उसको implement करने में जल्दी काम करना है तो डिजाइनिंग वगैरह इंप्रूवमेंट करने पे भी फोकस नहीं करेगा. नेक्स्ट टाइम ही विल जे कि यही काम करते हैं करके. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो प्रोडक्ट का एक डिजाइन है. what we can do is we will try to improve that design. और अगर हम डिजाइन को improve करते हैं, वर्कर्स का सजेशंस लेके क्या क्या करना चाहिए, तो इफ देयर इज इंप्रूवमेंट डिजाइन तो दैट इज अ न्यू डिजाइन. अच्छा, जिससे अपना कॉस्ट कम होगा. लेकिन इफ यू टेल देम कि आपको जल्दी काम करना है, दे विल नेवर सजेस्ट टू इंप्रूव द डिजाइन इन फेवर ऑफ द कंपनी. बोलेंगे नया डिजाइन आएगा, लेकिन इट विल टेक फॉर अस टू अंडरस्टैंड द न्यू डिजाइन, अकॉर्डिंगली कैरी आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटी. इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम. अगेन उसके साथ कंपैटिबल होने में, चेंज आदमी नहीं चाहता. उसको कोई भी चीज आप यूज करते हो तो दूसरी चीज में शिफ्ट होने में टाइम लगता है वैसा. सो देयर विल बी अनवांटेड प्रेशर. आप जल्दी काम करने बोल दो तो ये अच्छी बात नहीं है. ओके, वन थिंग. हाँ, फॉर दैट मैटर व्हाट यू कैन डू, अगर आपको लगता है कि वर्कर्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा जब वो डिजाइनिंग वगैरह होगा उसके लिए और उसके इंप्लीमेंटेशन स्टेज के लिए, यू कैन अपॉइंट अ गुड लीडर फॉर दैट मैटर डिजाइन टीम के अंदर, हु विल हैव अ एक्सेप्शनल नॉलेज, जिसके पास एक्सेप्शनल नॉलेज रहेगा, लाइक डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, हु विल इंटरैक्ट विद द पीपल, वर्कर्स एंड अदर people in the organization, and
अगर मान लो वो देखेगा कि अगर शॉर्ट रन में क्या ये डिजाइन अनकम्प्लीट हो सकता है, क्या ये डिजाइन हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं, या वी कैन डू दिस करके, जैसे नैनो था तो नैनो कार बनाने के लिए डिजाइनिंग बनाने में वो छोटा सा डिजाइन बनाने के लिए कार का बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। वो इंजन जो था ना, एक ही इंजन था, वो आगे नहीं कार के पीछे बिठाने का था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर अगेन वो एक एक्सपर्ट पर्सन को बुलाया गया था फॉर दैट मैटर। नाउ ही विल ट्राई कि वो डिजाइन बन जाए करके, बट अगर नहीं बन पा रहा है अभी के लिए इन शॉर्ट रन, तो रिजेक्ट दैट प्रपोजल टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए, और बाद में थोड़े टाइम के बाद ध्यान देना चाहिए आपको। ट्राई न्यू कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स और लेस एक्सपेंसिव मटेरियल करके, सस्ता मटेरियल लाओ या फिर कुछ नया कॉस्ट रिडक्शन मेथड लेके आओ करके, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाए करके। वैसे आपको कॉस्ट कम करना है फॉर दैट मैटर। तो ओके, तो शॉर्ट टाइम में अगर आपका कॉस्ट अचीव नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो प्रोजेक्ट को, थोड़ी देर बाद सोचो कि कॉस्ट कैसे कम होगा, और या तो गो फॉर द चीप मटेरियल करके। ओके, सो फर्स्ट थिंग इन नटशेल आई कैन सी दैट इन द मॉड्यूल दैट इन केस स्टडी डाइजेस्ट यू हैव द सॉल्यूशन, बट आई कैन से दैट टाइम कम करते हो तो सबसे पहली एक तो क्वालिटी पे वगैरह भी इंपैक्ट आ सकता है अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी काम करेगा तो। दैट इज नॉट रिटन ओवर हियर इन द मॉड्यूल, बट एक सिंपल है, अनवांटेड प्रेशर विल कम ऑन द डिजाइन. That is one thing you can say. Okay, now what is the next requirement in the question? State what you need to state. Adoption of target costing, suitable situation, most suitable situation for adoption of target costing. मुझे बताओ टारगेट कॉस्टिंग कहाँ पे अडॉप्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है प्रोडक्ट का। एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। तो पहले एक डिज़ाइन दिमाग में बनता है, फिर एक्चुअल में डिज़ाइन बनाया जाता है, देन एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू होता है, देन आपके फेजेस आते हैं वहाँ पे, इंट्रोडक्शन एंड ऑल करके, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के। ओके, मैं अभी यहाँ पर बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बनाने से पहले आपने उसका डिज़ाइन बनाया। आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है ना, उसके ऊपर आपके बहुत सारे खर्चे डिपेंड करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है उस तरीके की मशीनरी लाई जाती है, उस तरीके के फैक्ट्री में लेआउट्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्री का डिज़ाइन वगैरह, एंड मेनी अदर कॉस्ट लाइक वॉच हो गया तो उसका डिज़ाइन हो गया, मोबाइल का डिज़ाइन हो गया, कितने इंच का आपका वो स्क्रीन होना चाहिए, कैमरा कहाँ पर होना चाहिए, देर आर वेरियस अदर पार्ट्स है, वो हेडफोन जैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव हेडफोन जैक तो यू गेट सम स्पेस, अगर आपको स्पेस मिलता है आप कोई और चीज़ फिट कर सकते हो, बैटरी ज़्यादा बड़ी रख सकते हो, इन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। ओके, सो डिज़ाइन जो होता है, एंड वंस द डिज़ाइन इज फाइनलाइज ना, कि मान लो अभी फ़ोन है कोई तो उसका डिज़ाइन फाइनलाइज कर दिया, तो उस हिसाब से पूरा मशीनरीज बनाए जाते हैं, उस तरीके से कंपोनेंट्स खरीदे जाते हैं, सप्लायर से बात की जाती है कि मेरे को ऐसा कंपोनेंट चाहिए, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर दैट मैटर, कैमरा का डिज़ाइन, डिस्प्ले का डिज़ाइन, हर एक चीज़। तो डिजाइनिंग स्टेज पे बहुत सारे कॉस्ट मैटर करते हैं, जितना कॉस्ट आप इधर कम कर पाओ ना बहुत अच्छा होता है। दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग करके देयर इज वन थिंग दे हैव नॉट रिटन इन द मॉड्यूल, बट या देयर इज समथिंग नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग दैट इज अप्लाइड ओवर हियर, एंड सेम वे वी कैन अप्लाई द टारगेट कॉस्टिंग हियर ओनली। जैसे कि नैनो था, अभी कार बनने के बाद, कार का डिजाइन बनने के बाद नहीं सोचा कि वो 1 लाख के अंदर बनना चाहिए, नहीं, इवन बिफोर एक प्राइस डिसाइड किया गया कि 1 लाख के अंदर कार बनना चाहिए, 1 लाख के अंदर सेलिंग प्राइस होना चाहिए करके, 1 लाख शुड बी द सेलिंग प्राइस। अकॉर्डिंगली लेटेस्ट से उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेट किया 80,000, लेटेस्ट सी दैट, और 90,000। अब 90,000 में कार बनानी है तो डिजाइन कैसा होना चाहिए करके, राइट। सो अकॉर्डिंगली द टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए मोस्ट सुटेबल सिचुएशन कौन सा रहेगा, डिजाइनिंग फेज। आपका जो टारगेट है 90,000 में कार बननी चाहिए, उस हिसाब से कार का डिजाइन बनाओ करके कि 90,000 में फिट हो जाए करके, कि क्या डिजाइनिंग में कितना लेंथ कार का कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, टायर कौन से यूज करने चाहिए, स्टीयरिंग व्हील कौन सा होना चाहिए, इंटीरियर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड ऑन वेरी फर्स्ट डे इन द डिजाइनिंग स्टेज ओनली। एक बार कार बन गया, कार का डिजाइन बन गया, सारे मशीनरीज वगैरह खरीद के ला रखे हम लोग ने, अब आप कार बना रहे हो, अब आप सोच रहे हो कॉस्ट कैसे कम करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप टू रिड्यूस द कॉस्ट एट विच स्टेज, डिजाइनिंग स्टेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट सुटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, अगर आप देखोगे मोस्ट सुटेबल सिचुएशन दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, डिजाइन फेज, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट लॉक्ड अप ड्यूरिंग डिजाइनिंग स्टेज, बिकॉज बहुत सारे कॉस्ट यहाँ पे लॉक हो जाते हैं डिजाइनिंग फेज में। तो अगर आपको यूज करनी ही है अगर टारगेट कॉस्टिंग, यूज इट हियर ओनली। यू कैन कीप एग्जांपल ऑफ नैनो, कि वो
90,000 में कार बनानी है तो उसके पहले वो डिज़ाइन ही वैसा सोचा गया कि 90,000 का टारगेट कॉस्टिंग है, 90,000 का टारगेट है, उसमें बनाने का अकॉर्डिंगली डिज़ाइन बनाया। ओके, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री ऐसा डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, कंसल्टेशन वगैरह है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग थोड़ी होता है कुछ, तो यू कैन मतलब डिज़ाइनिंग फेज ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैन यूज़ इट कि कंसल्टेशन में हम ये सर्विसेज देंगे, आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया, इसके बाद ये देंगे, इसके बाद ये देंगे, या तो आप एक्चुअल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो, लेट अस से दैट इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी और रेंडरिंग ऑफ द सर्विस एक्टिविटी, तो आप वहां पे कभी भी कम कर सकते हो। वहां पे ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक वो मशीनरी लाया वो कार बनाने के लिए, वैसा वाला सीन नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन यूज इट इन द डिजाइन और प्रोडक्शन। एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज, बट ठीक है, द मॉड्यूल दे हैव रिटन प्रोडक्शन, सो आई एम राइटिंग दैट करके। ओके, so we have the clarity with reference to this. ओके, तो यू कैन सी दैट दैट वाज द सोल्यूशन। आपको पहले प्रॉब्लम्स बताने थे कि अनवांटेड प्रेशर आएगा, एक गुड टीम लीडर को अपॉइंट करो, देन मैन्युफैक्चरिंग में आपको कहाँ पे डिजाइनिंग फेज में टारगेट कॉस्टिंग एप्लीकेशन करना ज़्यादा बेटर होता है करके। यस, एंड दैट वाज द सोल्यूशन। ओके, दैट्स इट। सो वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।